फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं मनजीत चौधरी सेंटर से अजीतगढ़ से। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर था हमारा आवर्तबीजी पादपों में जनन। ठीक है, सबसे पहले तो हमने आवर्तबीजी के बारे में पढ़ा कि आवर्तबीजी क्या होते हैं, फिर उसके बाद में जनन के बारे में पढ़ा कि जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। फिर हम पढ़ रहे थे आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अनिषेक बीजता और दूसरा होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन की दो विधियां हमने पढ़ी। पहली हमने ये कही कि प्राकृतिक कायिक वर्धन और दूसरा हमने कहा कृत्रिम कायिक परिवर्धन। ठीक है, कृत्रिम कायिक परिवर्धन जो होता है या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है उसके अंदर हमने पढ़ लिया था, पहला तो दाब लगाना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इसके दो पढ़ चुके थे। तीसरा विधि या इसका तीसरा प्रकार जो है वो पढ़ेंगे हम रोपण, ग्राफ्टिंग हो गया। ग्राफ्टिंग कलम रोपण कहते हैं। कलम रोपण भी इसको कहते हैं। ठीक है, कलम रोपण में क्या करते हैं, हम दो अलग अलग प्लांट्स लेते हैं, दो अलग अलग पादप लेते हैं। ठीक है, एक पादप हम बोलेंगे जो उन्नत किस्म वाला, उन्नत किस्म का स्थानीय पादप, सॉरी उन्नत किस्म का नहीं, कम किस्म वाला स्थानीय पादप एक लेते हैं, स्थानीय पादप। ठीक है, और दूसरा लेते हैं हम उन्नत पादप। एक लेते हैं हम स्थानीय पादप और दूसरा लेते हैं उन्नत किस्म का पादप। अब इस विधि में क्या करते हैं, हम दोनों पादपों को काटते हैं और उनके दो भागों को जोड़कर नया पादप प्राप्त करते हैं। वो कैसे करते हैं? ठीक है, हमने जो स्थानीय पादप लिया, इस स्थानीय पादप के ऊपर हम क्या करते हैं, एक चीरा लगा देते हैं। स्थानीय पादप पे हम क्या करते हैं, एक तिरछा चीरा लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह इस पे चीरा लगा देते हैं। ये हो गया हमारा स्थानीय पादप। चीरा लगाने के बाद में ऊपर वाला जो भाग था इसका उसको हटा देते हैं और नीचे वाला भाग इसका ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्कंद। ठीक है, स्थानीय पादप इसलिए लेंगे हम क्योंकि स्थानीय पादप का स्कंद इसलिए लेंगे क्योंकि स्थानीय पादप जो होगा वो वहां की प्राकृतिक परिस्थितियों में अच्छे से अंकुरित हो सकता है, अच्छे से अपनी वृद्धि कर सकता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसका स्कंद लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा उन्नत पादप जो लेते हैं उसी में भी इसी प्रकार का एक चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के बाद में इस पादप का जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपरी जो शाखा वाला भाग होता है वो भाग लेते हैं, वो वाला भाग लेते हैं। इसी पे भी इसी तरह तिरछा चीरा लगाते हैं। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों पादपों को जोड़ेंगे, इन दोनों पादपों को जोड़ेंगे। ये जो उन्नत किस्म का पादप जिसका ऊपरी भाग हम लेते हैं इसको हम बोलते हैं कलम, इसको हम कहते हैं कलम, इसको कहते हैं स्कंद, इसको कहते हैं कलम। फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास दो अलग अलग पादप है। ठीक है, दो अलग अलग पादप है, ये एक स्थानीय पादप है और ये दूसरा मेरे पास एक उन्नत किस्म का पादप है। ठीक है, अब ये जो स्थानीय पादप था इसके ऊपर मैं एक तिरछा चीरा लगा देता हूं और तिरछा चीरा लगा के इसका जो ऊपरी भाग था उसको मैं हटा देता हूं और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको मैं रख लेता हूं। ये जो नीचे वाला हिस्सा मैंने रखा ये इसको हम बोलते हैं स्कंद, इसको हम बोलते हैं स्कंद। स्थानीय पादप इसलिए लेंगे क्योंकि वो वहां की प्राकृतिक परिस्थितियां जो है उस जिस क्षेत्र में हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उस क्षेत्र में अच्छे से वृद्धि कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा पादप ये एक उन्नत किस्म का पादप है, ये इसका ऊपरी भाग है, शाखाओं वाला भाग है, फल वाला भाग है और नीचे की वाला नीचे वाला, तो इस पादप पे भी मैं एक तिरछा चीरा लगाता हूं और इसका नीचे वाला भाग मैं छोड़ देता हूं और ऊपर वाला भाग मैं रख लेता हूं। ये तो हो गया स्कंद और ये हो गया आपका कलम। फिर मैं क्या करूंगा, इस स्कंद को इस कलम पे लगाऊंगा। कलम पे लगाने के बाद में इसको मैं बांध देता हूं, बांध के हम छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद में क्या होगा, इन दोनों के जो संवहनी मंडल थे, स्कंद के और कलम के संवहनी मंडल क्या क्या होंगे हमारे, जाइलम और फ्लोएम। संवहनी मंडल क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम। अब इन दोनों पादपों के स्कंद और कलम, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक जगह लगाया और बांध दिया। ये मान लो हमारा एक पादप हो गया, ये वो भाग जहां से ये दोनों जुड़ेंगे, ये हो गया आपका कलम,
ये हो गया हमारा स्कंद। और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, बांध दूंगा, टाइट बांध दूंगा। टाइट बांधने से हिलेंगे नहीं, और जैसे ही ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में क्या होगा, इनको मैंने बांध दिया तो इनके जो संवहनी बंडल है जाइलम और फ्लोएम वो आपस में जुड़ रहेंगे। कलम का जाइलम स्कंद के जाइलम से जुड़ जाएगा और कलम का फ्लोएम स्कंद के फ्लोएम से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जुड़ने के बाद में इससे जो जड़ों से जल को खनिज लवण आएगा यहाँ तक पहुंचता रहेगा, और यहाँ जो इसकी पत्तियां भोजन बनाएंगी वो जड़ों तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी तो पादप जीवित रहेगा। पादप क्या रहेगा, जीवित रहेगा। ठीक है, तो संवहनी बंडल जुड़ जाएंगे, और संवहनी बंडल जुड़ने के बाद हमारे पास एक नया पादप विकसित हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नया पादप बन जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनके दो वर्ग होते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री, दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, एक चीज याद रखना, द्विबीजपत्री जो होते हैं उनके संवहनी बंडल, उनके संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके संवहनी बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसीलिए एक चीज याद रखना कि एक बीजपत्री में कलम रोपण संभव नहीं है। नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि संवहनी बंडल बिखरे हुए रहेंगे तो जाइलम जाइलम के साथ नहीं जुड़ेगा, फ्लोएम फ्लोएम के साथ नहीं जुड़ेगा, तो ऊपरी भाग कलम को क्या नहीं मिल पाएगा, कलम को जल व खनिज लवण नहीं मिल पाएगा, और नीचे स्कंद वाला जो भाग था, जड़ों वाला भाग जो था, नीचे का तना जो था, उसको खनिज भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाएंगे, कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल पाएंगे, तो ये प्लांट नया पादप विकसित नहीं होगा। इसीलिए याद रखना कि एक बीजपत्री पादप में कलम रोपण संभव नहीं होता। अब आप ये कह सकते हैं कि सर कलम रोपण संभव नहीं है, ठीक है, एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में संभव है, हमने मान लिया, कारण अपने को पता चल गया, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, मान लो जो उन्नत किस्म का पादप था वो किन्हीं और पर्यावरणीय परिस्थितियों में वृद्धि करता है, जबकि स्कंद किन्हीं और पर्यावरणीय परिस्थितियों में वृद्धि करता है, तो इन पर्यावरणीय परिस्थितियों में मैं उन्नत किस्म का पादप नहीं लगा सकता, लेकिन उसके उन्नत गुण प्राप्त कैसे कर सकता हूँ, उसका फलपूल वाला जो भाग है, शाखा वाला भाग जो है, वो अगर मैं इस पे ट्रांसप्लांट कर दूं तो इसका उन्नत गुण जो होंगे वो इस पादप में आ जाएंगे। तो नए पादप जो होगा वो उत्पादन की दृष्टि से तो कैसा होगा, उत्पादन की दृष्टि से भी उन्नत होगा, और प्राकृतिक परिस्थितियों में सर्वाइव करने के लिए, प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए भी क्या रहेगा, उसमें उन्नत गुण रहेंगे। इस वजह से ये किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर किया जाता है व्यापारिक महत्व के पादपों में, व्यापारिक महत्व के पादपों में उत्पादन बढ़ाने हेतु। तो कलम रोपण क्यों किया जाता है? व्यापारिक महत्व के जो पादप होते हैं उनमें उत्पादन बढ़ाने हेतु किया जाता है। तो व्यापारिक महत्व के उदाहरण याद रख लेना, आम, गुलाब, सेब, नींबू आदि, और भी बहुत से पादप होते हैं जिनमें ये प्रक्रिया की जाती है। क्या उसके एग्जांपल्स याद रख लेना। ठीक है, तो दोबारा देखेंगे कलम रोपण क्या होता है। कलम रोपण में हम ये कहते हैं कि सर इस प्रकार, इस विधि में दो पादपों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वो दोनों मिलकर एक नया पादप विकसित कर लें। नया पादप विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक निम्न गुणों वाला या निम्न उत्पादन क्षमता वाला स्थानीय पादप लेते हैं, जिसके शाखा वाले भाग को काटकर हटा दिया जाता है, बचा हुआ भाग जो रहता है उसको कहते हैं स्कंद। इस पे एक तिरछा चीरा लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा हम ये कहते हैं कि एक फिर हम लेते हैं एक उन्नत किस्म वाला पादप, उस उन्नत किस्म वाले पादप को क्या करते हैं, नीचे वाला भाग हटा देते हैं और शाखा वाला भाग जो रहता है उसको रख लेते हैं, और उसको हम क्या कह देते हैं, कलम कह देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस कलम को इस स्कंद में रोपित करते हैं और दोनों को कसकर बांध देते हैं। कसकर बांधने से क्या होगा, दोनों के संवहनी बंडल आपस में जुड़ जाएंगे। ऊपर वाला भाग जो लेंगे उन्नत पादप का, उसको हम कहते हैं कलम, तो स्कंद और कलम दोनों को कसकर बांधेंगे तो क्या होगा, संवहनी बंडल आपस में जुड़ जाएंगे। जब संवहनी बंडल जुड़ जाएंगे तो इनमें जल खनिज लवण व कार्बनिक पदार्थों का क्या होने लगेगा, आवागमन होने लगेगा, जिससे नया
रहेगा, ठीक है। ये प्रक्रिया की क्यों इसके साथ एक चीज याद रखना है कि एक बीजपत्री पादपों में कलम रोपण संभव नहीं है। कारण पूछ लिया जाए तो कारण हम ये देंगे कि एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनके संवहनी मंडल जाइलम और फ्लोएम बिखरी हुई अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़ नहीं पाते और इस कारण हम ये कह देते हैं कि एक बीजपत्री में कलम रोपण संभव नहीं है, ठीक है। करवाया क्यों जाता है? व्यापारिक महत्व के जो पादप होते हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण आम, गुलाब, सेब, नींबू आदि और भी बहुत से पादप होते हैं, वो सारे सबके अंदर क्या करवाई जाती है? रोपण की प्रक्रिया करवाई जाती है। तो ये तो हो गया हमारा कलम रोपण। अब कलम रोपण किया किन किन विधियों द्वारा जाता है वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो कलम रोपण के लिए, ग्राफ्टिंग के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना। तो अब देखते हैं हम, तो पहली विधि है हमारी हीप, जिब्बी या जिब्बारोपण। इसके अंदर क्या करते हैं हम समान मोटाई का स्कंद और कलम लेंगे। स्कंद दो पादप लेंगे, एक स्कंद, एक का लेंगे स्कंद भाग, दूसरे का लेंगे कलम भाग, और स्कंद और कलम जो लेंगे उनकी दोनों की मोटाई समान रखेंगे, दोनों की मोटाई समान रखेंगे, दोनों की मोटाई समान रखेंगे। अब इनमें क्या करेंगे, दोनों में एक तिरछा चीरा इस प्रकार लगाएंगे कि दोनों दृढ़ता से फिट हो जाए। तो क्या करेंगे, दोनों में तिरछा चीरा लगाते हैं, दोनों में तिरछा चीरा लगाते हैं। चीरा लगाते हैं मतलब वही जो अभी हमने देखा था कि दोनों के अंदर क्या करेंगे, तिरछा चीरा लगाएंगे। ये तो हो गया आपका कलम, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये चीरा लगा दिया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया स्कंद, स्कंद में मैंने ये चीरा लगा दिया, ठीक है। ये हो गया कलम, दूसरा हो गया स्कंद, कलम और स्कंद। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, कसकर बांध देंगे, दोनों में चीरा लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ये मैंने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, कसकर बांध देंगे, जोड़कर कसकर बांध देंगे। कसकर बांधने के बाद में क्या होगा, दोनों के संवहन मंडल जुड़ जाएंगे। संवहन मंडल जब जुड़ेंगे, संवहन मंडल जुड़ने के बाद में क्या होगा, दोनों के संवहन मंडल जुड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ क्या करने लगेंगे, जल, खनिज व कार्बनिक पदार्थों का आदान प्रदान करने लगेंगे, और इससे हमारे को क्या होगा, उन्नत किस्म वाला नया पादप प्राप्त होगा। हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, नया पादप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहली रोपण की पहली विधि हीप, जिबी या जिब्बा रोपण। टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग में क्या करूंगा मैं, समान मोटाई का स्कंद व कलम लूंगा, इस समान मोटाई का स्कंद व कलम लूंगा, दोनों में क्या करूंगा, तिरछा चीरा लगाऊंगा, दोनों में तिरछा चीरा लगाऊंगा। ये हो गया कलम, ये हो गया स्कंद, दोनों में तिरछा चीरा लगाऊंगा। चीरा इस प्रकार होगा कि कलम और स्कंद एक दूसरे के साथ फिट बैठ जाए। तो कलम और स्कंद, जैसे इसको कलम मानो, इसको स्कंद मानो, ये स्कंद के ऊपर कलम फिट बैठ जाए। बैठने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको बांध दूंगा, कसकर बांध दूंगा। बांधने के बाद में क्या करेंगे, कुछ समय बाद में दोनों के जाइलम फ्लोएम जब जुड़ जाएंगे, संवहनी मंडल आपस में जुड़ जाएंगे, तो इससे मेरे को क्या होगा, नया पादप प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी पहली विधि रोपण की। ओके, दूसरी विधि हम पढ़ते हैं। दूसरी विधि है फच्चर रोपण। वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में भी क्या करूंगा, वही दो भाग लूंगा, स्कंद, दूसरा लूंगा कलम,
और स्कंद और कलम दोनों की मोटाई क्या रखूंगा? समान। स्कंद और कलम दोनों की मोटाई क्या रखूंगा? मैं समान रखूंगा। समान मोटाई की स्कंद व कलम रखूंगा। ठीक है। अब स्कंद और कलम दोनों ले ली, दोनों की मोटाई क्या है? समान मोटाई। अब दोनों में क्या लगाएंगे? चीरा। स्कंद में लगाएंगे हम वी आकार का चीरा। स्कंद में हम लगाएंगे वी आकार का चीरा। ठीक है। और कलम जो होगा इसमें लगाऊंगा मैं वेज आकार का चीरा। वेज आकार। तो ये हो गया मेरा स्कंद, इसमें मैंने लगा दिया ये वी आकार का चीरा। ठीक है। ये मेरा हो गया कलम, इसमें मैंने लगा दिया वेज आकार का चीरा। अब क्या करेंगे? इस कलम को इस स्कंद में फिट कर देंगे। कलम को उठाएंगे और स्कंद में फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में क्या करेंगे? दोनों को टाइट बांध देंगे। दोनों को टाइट बांध देंगे। टाइट बांधेंगे तो उसके बाद में क्या होगा? दोनों के भाग जुड़ जाएंगे, दोनों के संवहनी भाग जुड़ जाएंगे, संवहनी बंडल जुड़ जाएंगे। और संवहनी बंडल जब जुड़ जाएंगे उसके बाद में ये पादप क्या होगा? एक नए पादप के रूप में वृद्धि करने लगेगा। नए पादप के रूप में वृद्धि करने लगेगा। ठीक है। तो फच्चरोपण इस विधि में क्या करते हैं? समान मोटाई का स्कंद और कलम लेते हैं। स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं, कलम में वेज आकार का चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद में कलम को स्कंद में फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद में क्या करेंगे? इसको अच्छे से बांध देते हैं, कसकर बांध देते हैं। और बांधने के बाद में हमारे को क्या होगा? जब इनके संवहनी बंडल जुड़ जाएंगे, जब इनके संवहनी बंडल जुड़ जाएंगे उसके बाद में एक नया पादप प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी दो विधियां। तीसरी विधि हम पढ़ते हैं। किरीट या मुकुट रोपण। किरीट या मुकुट रोपण। ठीक है। इसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग। वही दो चीजें, एक स्कंद, दूसरी कलम। कुछ चीजें याद रखना है। स्कंद जो लेंगे संख्या में एक होगा, संख्या एक। दूसरा मोटाई जो होगी अधिक होगी, मोटाई जो होगी अधिक होगी। स्कंद जो लेंगे संख्या एक होगी, मोटाई अधिक होगी। कलम जो होंगे वो संख्या में एक से अधिक, संख्या एक से अधिक। मोटाई स्कंद की तुलना में क्या होगी? कम। मोटाई स्कंद की तुलना में कम होगी। ठीक है। अब क्या करेंगे? एक स्कंद लेंगे जिसकी मोटाई बहुत ज्यादा होगी और उस स्कंद पे क्या करेंगे? चारों तरफ हम छोटे छोटे उसमें या कम मोटाई के कलम रोपित कर देंगे। कलम रोपित कर देंगे। उससे क्या होगा? देखिए इस तरह समझिए। मान लो ये मेरे पास स्कंद है, इसको मैं स्कंद मान के चलता हूं। ठीक है। इसकी मोटाई बहुत ज्यादा है, ये कलम, दोनों की तुलना करेंगे तो इसकी मोटाई ज्यादा होगी, कलम की मोटाई कम होगी। स्कंद जो होगा संख्या में एक होगा, कलम जो होंगे वो संख्या में एक से अधिक होंगे। अब मैं क्या करूंगा? इस स्कंद पे बहुत सारे कलम रोपित कर देता हूं। इस तरह बहुत सारे कलम रोपित कर देता हूं। तो इस तरह ये बहुत सारे, एक स्कंद पर बहुत सारे कलम हो जाएंगे तो ये मेरे को क्या दिखेगा? एक मुकुट जैसी संरचना दिखेगी, एक मुकुट जैसी संरचना दिखेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किरीट या मुकुट रोपण बोलते हैं। किरीट या मुकुट रोपण बोलते हैं। देखिए कैसे।
ये हो गया मेरा स्कंद, ये हो गया मेरा स्कंद। अब इस स्कंद पर मैं क्या करूंगा, बहुत सारे कलम लगा दूंगा। इस स्कंद पर मैं क्या करूंगा, बहुत सारे कलम लगा दूंगा। तो एक ही पादप पर बहुत सारे पादप वर्दी करेंगे, तो एक ही स्कंद पर बहुत सारे कलम लगा दूंगा, तो ये संरचना मेरे को एक मुकुट जैसी दिखेगी। और इन कलमों को क्या कर दूंगा, मैं स्कंद के साथ अटैच कर दूंगा, बांध दूंगा। बांधने के बाद जैसे ही इनके संवर्ग मंडल जुड़ेंगे, मेरे को क्या प्राप्त हो जाएंगे, नए पादप प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा किरीट या मुकुट रोपण। उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्कंद लेंगे, कलम लेंगे। स्कंद जो होगा संख्या में 1 होगा, कलम जो होंगे संख्या में 1 से अधिक होंगे। स्कंद जो होगा उसकी मोटाई अधिक होगी, कलम जो होगा उसकी मोटाई कम होगी। ठीक है, तो एक ही स्कंद पर बहुत सारे कलम में लगा दूंगा, तो ये मेरे को एक मुकुट जैसी संरचना दिखाई देगी, इसलिए नाम क्या दे दिया, किरीट या मुकुट रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग। तो ये थी हमारी तीसरी विधि, ये थी हमारी तीसरी विधि, किरीट या मुकुट रोपण, जिसमें एक ही स्कंद पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी कलम रोपित कर देते हैं। स्कंद एक, कलम बहुत सारी, स्कंद मोटा, कलम उसकी तुलना में मोटाई कम। एक लास्ट हमारा जो बचता है वो है कलिका रोपण। बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। इसमें मैं क्या करता हूं कि चीरा जो है एक लूंगा स्कंद, इस स्कंद की छाल में, स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाऊंगा, टी आकार का चीरा। अब टी आकार का चीरा लगाकर मैं क्या करूंगा, इस चीरे के अंदर कलम की कलिका को रोपित कर दूंगा, कलम की कलिका जो होगी उसको रोपित कर दूंगा। स्कंद लूंगा, स्कंद में टी आकार का चीरा लगाऊंगा, उस टी आकार के चीरे में कलम की कलिका को रोपित कर दूंगा। कलम की कलिका को रोपित करके उसको बांध दूंगा। बांधने के बाद में क्या होगा, नया पादप मेरे को विकसित हो जाएगा, नया पादप मेरे को मिल जाएगा। तो इस तरह की वो संरचना आपको दिखेगी। इस तरह का एक चीरा लगा के इन दोनों को बांध कर मैं क्या करूंगा, तो ये तो हो गया स्कंद। स्कंद की छाल में मैं क्या करूंगा, स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा लगाऊंगा और उसमें रोपित क्या कर दूंगा, कलम की कलिका, कलम की कलिका को रोपित कर दूंगा। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, एक नया पादप मिल जाएगा। तो ये थी हमारी रोपण की आखिरी विधि, जिसका नाम था कलिका रोपण। ये हमने पढ़ लिया है अलैंगिक जनन कंप्लीट, अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया है। अगला हम स्टार्ट करेंगे लैंगिक जनन। तो हमारा अलैंगिक जनन कंप्लीट हुआ। अगला हम पढ़ेंगे आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं। लैंगिक जनन की परिभाषा में हमने ये कहा था कि जब दो विपरीत लिंग वाले जीव युग्मक निर्माण में युग्मक संलयन की प्रक्रिया द्वारा एक नए छोटे जीव, जिस नए छोटे जीव को हम क्या कह रहे थे, संतति, उसको अगर उत्पन्न करते हैं तो जनन क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। तो ऐसा जनन जिसमें दो जीव दोनों विपरीत लिंग वाले होने चाहिए, दोनों में युग्मकों का निर्माण होना चाहिए, नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे। संलयन, संलयन को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से नया जीव विकसित होगा और उस नए जीव को हमने क्या कहा था, संतति। और प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे, लैंगिक जनन। कुछ चीजें हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ी थी कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, पुनर्योजन होता है। उसके बाद में हमने कहा था कि जटिल प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन आवश्यक प्रक्रिया होती है या उन्नत प्रक्रिया होती है जनन की, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें संयुग्मन से नए संयुग्मन बनते हैं, नए प्रकार के जीन बनते हैं, नए प्रकार के
ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले नए जीव बनते हैं, संतति बनती है। ठीक है, तो ये तो थे लैंगिक जनन का बारे में थोड़ा बहुत। अब पादपों का लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे, आवर्तबीजी पादपों का लैंगिक जनन। तो आवर्तबीजी पादपों के लैंगिक जनन के लिए आपको याद रखना है कि आवर्तबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन करने वाली संरचना है उसको हम कहते हैं पुष्प। तो पहला पॉइंट, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो पुष्प में संपन्न होता है, पुष्प द्वारा संपन्न होता है। अब पुष्प क्या होता है? पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोहय होता है, रूपांतरित प्ररोहय होता है, रूपांतरित प्ररोहय होता है। रूपांतरित प्ररोह होता है, बोले साहब इसका प्रमाण क्या है, सबूत क्या है? तो हम ये कह देते हैं कि पुष्प पर भी जिस प्रकार तने पर शाखाएं नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार पुष्प भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ कह देते हैं कि पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोहय होता है। थोड़ा सा हम पुष्प की संरचना के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। पुष्प में एक लंबा भाग होता है जो इसको जोड़े रहता है, इसको मैं कहता हूं पुष्प व्रंत, और आप भी इसको क्या कहेंगे? पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत, पुष्प व्रंत का ऊपरी फूला हुआ भाग जो होता है ये होता है पुष्पासन। पुष्प व्रंत का ऊपरी फूला हुआ भाग जो होता है वो होता है पुष्पासन। इस पुष्पासन पर पुष्प के 4 चक्र होते हैं या पुष्प के 4 अंग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे बाहर वाला चक्र जो होता है इसको कहते हैं बाह्य दल। इसको कहते हैं बाह्य दल। ये भाग तो हो गया पुष्पासन, पुष्पासन ये हो गया बाह्य दल या बाह्य दल भी इसको कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका दल पुंज, दल पुंज। तो फिर सबसे बाहर वाला बाह्य दल पुंज, उसके बाद में बाह्य दल पुंज के बाद में दल पुंज, बाह्य दल पुंज के बाद में दल पुंज, दल पुंज के बाद में आते हैं आपके एंड्रोइसियम। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका नर जननांग और मादा जननांग। ठीक है, नर जननांग जो होता है इसको कहते हैं उमंग, मादा जननांग जो होता है इसको कहते हैं जायांग। ठीक है, तो एक पुष्प, प्रारंभिक पुष्प की संरचना जब हम देखेंगे तो उसमें एक लंबा भाग होता है जिसके साथ वो वृक्ष से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं पुष्परंध्र। पुष्परंध्र का ऊपरी फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन पर 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग को कहते हैं उमंग, मादा जननांग को कहते हैं जायांग। तो ये 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज,
बाह्य दलपुंज में जितने भी बाहर का जो सबसे बाहरी चक्र है उसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। इस बाह्य दलपुंज का पूरा जो चक्र है उसको अगर एक इकाई की बात करूं, बाह्य दलपुंज की एक इकाई की बात करूं तो उसको कहते हैं अपन बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक है। दूसरा दलपुंज, बाह्य दलपुंज की बात में जो दूसरा चक्र होता है उसको कहते हैं दलपुंज, और इसके जो एक इकाई होती है इसकी इकाई को कहते हैं दल या पंखुड़ी भी कहते हैं, पंखुड़ी भी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला चक्र जो है, जो नर जननांग है, पुमंग जिसको कहते हैं, इस पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेशर, पुंकेशर, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे आंतरिक चक्र जो है वो है मादा जननांग जायांग, मादा जननांग जायांग, इसकी इकाई को कहते हैं अंडा, इसकी इकाई को कहते हैं अंडा, ठीक है। पुष्प बहुत सीधी सीधी है संरचना है, जिसके अंदर एक क्या होता है, पुष्परंत होता है, पुष्परंत का सबसे ऊपरी खुला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन पर पुष्प के 4 चक्र होते हैं, सबसे बाहर बाह्य दलपुंज जिसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं, उसके बाद में दलपुंज, दलपुंज की इकाई जो होती है उसको कहते हैं दल या पंखुड़ी, उसके बाद में नरजननांग, नरजननांग जो होता है, नरजननांग वाला भाग उसको कहते हैं पुमंग पूरे चक्र को, और इसकी जो इकाई होती है, इकाई जो होती है उसको पुंकेशर कहते हैं। मादा जननांग, मादा जननांग वाले भाग को जायांग कहते हैं, जायांग की इकाई जो होती है उसको कहते हैं अंडा, ठीक है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दो चक्र जो है इन दोनों को कहते हैं सहायक चक्र, सहायक चक्र, सहायक चक्र मतलब इनका जनन में केवल सहायता करते हैं, बाकी जननशील जो चक्र होते हैं वो होते हैं पुमंग और जायांग, पुमंग और जायांग। तो ये दोनों जो चक्र है पुमंग और जायांग जो है इनको कहते हैं आवश्यक, आवश्यक या जननशील, जननशील चक्र, ठीक है। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज इन दोनों चक्रों को क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। जायांग और पुमंग इन दोनों को आवश्यक या जननशील चक्र कहते हैं, ठीक है। बाह्य दलपुंज जो होता है या बाह्य दल जो होते हैं वो सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। दलपुंज जो होते हैं वो, दलपुंज वाला जो चक्र होता है, दल या पंखुड़ी जो होते हैं वो होते हैं रंगीन, रंगीन और खुशबूदार, रंगीन और खुशबूदार होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन और खुशबूदार होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि दलपुंज जो होते हैं वो परागण के लिए, परागण के लिए, परागण क्या होता है, परागण का मतलब होता है पराग कणों को एक पादप से दूसरे पादप पर ले जाने की प्रक्रिया। तो परागण की प्रक्रिया जो होती है इसके लिए पराग कारक, पराग कारक क्या होते हैं, वे सभी कारक जो परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं उनको आकर्षित करने के लिए दलपुंज या दल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन और खुशबूदार होते हैं। दल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन और खुशबूदार होते हैं, ठीक है। तो ये तो थे पादप के दो सहायक चक्र, पादप के दो सहायक चक्र, ठीक है। उसके बाद में आता है, दो चक्र हो गए, उसके बाद में आता है नरजनांग, पुमंग या पुंकेशर। एक पुंकेशर की संरचना जब मैं देखता हूं, एक पुंकेशर की संरचना जब मैं देखता हूं तो इसकी संरचना मेरे को 3 भाग दिखाई देते हैं। ये जो भाग है इसको कहते हैं परागकोश, परागकोश, ये लंबा तंतुनुमा भाग इसको डंठल या पूतंतु कहते हैं, पूतंतु डंठल फैलाव है, ठीक है। और परागकोश को के बीच में जो जोड़ने वाली संरचना है इसको हम कहते हैं योजी, क्या कहते हैं, योजी। तो एक जो प्रारूपिक पुंकेशर होता है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, पूतंतु, परागकोश और योजी।
उतंतु क्या करता है, इसको पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। परागकोश जो होता है उसमें परागण विकसित होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे विकसित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाँ एक चीज याद रखना, नर जननांग कैसा चक्र है, आवश्यक या जननशील चक्र है। क्यों? क्योंकि ये चक्र जो होता है वो नर युग्मकों का उत्पादन करवाएगा। क्या करवाएगा? नर युग्मक उत्पादित करेगा। नर युग्मक क्या होते हैं? परागकण, और परागकणों का उत्पादन कहाँ होता है? नर जननांग में। तो ये क्या हो गया? आवश्यक चक्र हो जाता है, ठीक है। आवश्यक या जननशील चक्र हो जाता है। सबसे लास्ट में जो चक्र आता है वो है आपका जायांग, और जायांग की इकाई क्या होती है? अंडक। जायांग की इकाई क्या होती है? अंडक। एक अंडक की संरचना अगर मैं देखूं तो वो संरचना इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। सबसे पहला है, सबसे बाहरी भाग जो होता है ये होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ठीक है। ये लंबा जो भाग होता है ये होता है वर्तिका। वर्तिका। नीचे वाला खुला हुआ जो भाग होता है वो होता है अंडाशय। अंडाशय, और अंडाशय के अंदर पाया जाता है आपका बीजांड। अंडाशय के अंदर पाया जाता है आपका बीजांड, ठीक है। बीजांड जो होता है उसके वो क्या करता है? मादा युग्मकों का निर्माण करता है। तो मादा जननांग या जायांग जो चक्र है उसकी एक इकाई अंडक, और एक अंडक की प्रारूपिक संरचना आप देखें तो उसमें क्या क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगा, अंडाशय होगा और बीजांड होगा। बीजांड में क्या बनेंगे? बीजांड में क्या बनेंगे? मादा युग्मक बनेगा। निषेचन जब हो जाएगा, निषेचन हालांकि आगे ये पूरी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि निषेचन जब हो जाएगा उसके बाद फिर बीजांड जो होता है वो बीज बना लेता है। बीजांड जो होता है वो बीज बना लेता है, और अंडाशय जो होता है ये फल भित्ति का निर्माण कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है। इसीलिए तो हमने क्या कहा था कि आवर्त बीजी जो होते हैं उनका बीज जो होता है वो फल के अंदर संरक्षित रहता है। उनका जो बीज होता है वो फल के अंदर संरक्षित रहता है। तो ये हो गए एक प्रारंभिक पुष्प की संरचना, जिसके अंदर हमने ये कहा कि प्रारंभिक पुष्प जो होता है उसके अंदर एक लंबा डंठलनुमा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? पुष्परंध्र। पुष्परंध्र का ऊपरी खुला हुआ भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर हमने कहा कि 4 चक्र पाए जाते हैं। 4 चक्र कौन कौन से? 4 चक्र सबसे बाहर बाह्य दलपुंज, उसके बाद में दलपुंज, उसके बाद में नरजननांग जिसको हम क्या कहेंगे? पुंगंग, और उसके बाद में जायांग जो क्या होता है? स्त्री मादा जननांग, ठीक है। बाह्य दलपुंज जो होता है उसकी इकाई बाह्य दल, दलपुंज की इकाई दल या पंखुड़ी, उस नरजननांग की इकाई पुंकेसर, और मादा जननांग की इकाई अंडक, ठीक है। पुंकेसर की संरचना में क्या क्या होगा? उतंतु होगा, परागकोश होगा और योजी होगा। मादा जननांग की संरचना में क्या क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगा, अंडाशय होगा, अंडाशय के अंदर क्या रहेगा? बीजांड संरक्षित रहेगा, बीजांड संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इन 4 चक्रों में से जो दो बाह्य चक्र थे कौन कौन से? बाह्य दलपुंज और दलपुंज, उनको तो हम क्या कहेंगे? सहायक चक्र कहेंगे। दूसरा जो नर जननांग था और मादा जननांग जो था पुमंग और जायांग, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? आवश्यक या जननशील चक्र कहेंगे, क्योंकि पुमंग में नर युग्मक क्या होंगे? परागकण, परागकणों का निर्माण होगा, और मादा जननांग में क्या होगा? मादा युग्मकों का निर्माण होगा जो क्या करेंगे? जनन में सहायता करेंगे, ठीक है। अब पुष्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर चारों चक्र प्रेजेंट हैं तब तो वो होगा पूर्ण पुष्प, और अगर चारों चक्र उसमें चारों में से कोई एक भी चक्र अनुपस्थित है तो वो क्या रहेगा? अपूर्ण पुष्प। तो पूर्ण पुष्प कौन से होंगे? वे पुष्प जिसमें चारों चक्र उपस्थित, चारों चक्र उपस्थित, प्लस एंटी का मतलब रहेगा उपस्थित, प्रेजेंट, ठीक है। अपूर्ण में क्या रहेगा? कोई भी एक चक्र, एक से ज्यादा भी रह सकते हैं लेकिन मिनिमम क्या होगा? कोई भी एक चक्र अनुपस्थित, कोई भी एक चक्र अनुपस्थित, माइनस एंटी एब्सेंट।
अनुपस्थित। ठीक है, तो पुष्प क्या होंगे? पूर्ण और अपूर्ण पुष्प, जिसमें चारों चक्र उपस्थित हो, जिसमें कोई एक भी चक्र अनुपस्थित हो। ठीक है, उदाहरण पपीता, लौकी आदि, पपीता, लौकी आदि। इसमें क्या रहेगा? कोई एक चक्र अनुपस्थित रहेगा। ठीक है, जिसमें पूर्ण पुष्प का उदाहरण हो गया सरसों और दूसरा गुड़हल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप ले सकते हो, लेकिन ये याद है। तो पुष्प कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, एक पूर्ण पुष्प, दूसरा अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प जिसमें चारों चक्र उपस्थित हो, उदाहरण सरसों, गुड़हल। और अपूर्ण पुष्प जिसमें कोई भी एक चक्र, चारों में से कोई भी एक चक्र अनुपस्थित हो, वो क्या रहेगा? अपूर्ण पुष्प रहेगा। ठीक है, पपीता और लौकी। ठीक है, जैसे पपीता के अंदर क्या होता है? नर जननांग और मादा जननांग जो होते हैं वो दोनों अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। जिस पुष्प में नर जननांग पाया जाएगा उसमें मादा जननांग अनुपस्थित होगा, और जिसमें मादा जननांग होगा उसमें नर जननांग अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो ये आज हमारा 12th क्लास का पहला चैप्टर आवर्त बीजी पात्रों में जनन ये कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा। उसके बाद में आवर्त बीजी पात्रों में जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का पूरा विधि पढ़ी हमने। लैंगिक जनन का हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, और उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि लैंगिक जनन जो होता है उसका इकाई क्या होती है? लैंगिक जनन संपन्न का होता है, पुष्प में होता है। पुष्प के बारे में हमने पढ़ा। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आरपीएससी की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला टॉपिक, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तब तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के साथ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।